So we are here starting with your environment's journey for 2027. पहले मैं छोटा सा एक orientation लूंगी with respect to environment, that why is it so important and why is it considered to be this absurd, जिसे हम कहते हैं ना कि कहीं से भी question आ जाते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा उस पर deliberate करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, ताकि ना हम एक tone set कर दे and we go ahead with very realistic expectations, okay, with very realistic expectations. Okay, so let me just start the class. Okay. सबसे पहले ना बच्चे, I'll just, okay, before I proceed with the syllabus. Now when I say environment, right, जब मैं environment की बात करती हूँ, अब ना environment क्यों important है? सबसे पहले environment is important for prelims, right? प्रीलिम्स में हर साल रेंज क्या रहता है? 15 से 25 क्वेश्चंस का आउट ऑफ 100, राइट? अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 1/4 ऑफ द पेपर इज कमिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. मतलब इसमें ना ओवरलैप हो सकता है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के साथ, राइट? कोई स्कीम हो सकती है तो हम स्कीम्स के साथ ओवरलैप मान सकते हैं. कोई एग्रीकल्चर का टॉपिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो कई लोग उसे इकोनॉमी में गिन लेते हैं, है ना? बट मैं आपको बोल रही हूँ कि ओवरऑल अगर हम वो मिक्स इन मैचेस को भी एक्सक्लूड कर दें तो भी 12 से 20 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए इन्वायरमेंट के. There have been years when 20 questions have come from environment, and 20 questions means 1/5 of the paper. अब ना जैसे इस साल का आप लोगों ने अगर प्रीलिम्स देखा है 2026 का, तो आपने देखा होगा उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत आए थे, है ना? हो सकता है, और पॉलिटी के कम रह गए, पॉलिटी 7 क्वेश्चंस. हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये इक्वेशन फ्लिप हो जाए, पॉलिटी के 7 आ जाए, पॉलिटी के 20 आ जाए और हिस्ट्री के 5 रह जाए. बट इन्वायरमेंट के साथ ऐसा नहीं होगा. इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हमेशा ही ज्यादा आएंगे. वाई इज दैट? कैन एनीवन टेल मी? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट का जो आपका पेपर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज, ये दोनों का प्रीलिम्स इज सिमिलर. इन दोनों का प्रीलिम्स इज सिमिलर. तो हमेशा यू विल गेट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इन्वायरमेंट. इस साल हमने हिस्ट्री देखी, साइंस एंड टेक में से मेजॉरिटी क्वेश्चंस देखे. हो सकता है अगले साल 5 क्वेश्चंस आए साइंस एंड टेक में से, हिस्ट्री में से 7-8 आ जाए, पॉलिटी में से 20 आ जाए. लेकिन इन्वायरमेंट में से आप 12 से कम नहीं देखोगे. 12 से 15 तो बेयर मिनिमम है जो इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट से प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे. So I think on this note, on this thought, you should be very clear that this subject deserves what kind of respect for prelims. अब क्योंकि इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको एफर्ट भी तो डालना है ना. अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, यू माइट बी अ लिटिल स्कैर्ड बिकॉज देयर आर सर्टेन टेक्निकल टर्म्स एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंट. पर वो कैसे करना है, कितना हम ब्रेक डाउन करके चीजें समझ सकते हैं, कितना हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आगे बढ़ सकते हैं, वो हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे उसको. दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट आप और मैं सेम पेज में है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, है ना? हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि आप, वैसे तो आइडियली किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं, नॉट इवन अ पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट. बट अगर आप किसी को छोड़ के भी जाना चाहते हो बिकॉज आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, या आप रिवाइज नहीं कर पाए उस सब्जेक्ट को, एंड यू वांट टू लेट गो ऑफ द रिविजन ऑफ दैट सब्जेक्ट जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स, दैट सब्जेक्ट कांट बी इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट आपका टॉप में रहेगा, ठीक है? तो ये एस्पेक्ट आई थिंक यू हैव टू कंसिडर while you start preparing for environment. के प्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए environment is non-negotiable. non-negotiable भी छोटी टर्म लगती है मुझे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ना इसके बाद दूसरी चीज आती है मेंस, है ना? जब हम मेंस की बात करते हैं ना, मेंस में आप देखोगे GS 3 में environment is given. There are topics like conservation, environmental pollution and degradation and EIA. ये given है.
तो ना हर साल आप 30 से 40 मार्क्स डायरेक्ट देखते हो इन्वायरमेंट से, बट उसमें भी ना जैसे मेंस में हम मोस्टली इन्वायरमेंट और डीएम को इकट्ठा मानते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि मेजोरिटी क्वेश्चंस ना डिजास्टर मैनेजमेंट से आते हैं, इन्वायरमेंट से इतने नहीं आते, है ना। बट क्या हम मेंस के लिए इन्वायरमेंट को पढ़े ही नहीं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ना अगर आप GS1 दैट इज जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4 का पेपर देखोगे, वो सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं है। GS1 इज नॉट, GS1 का नाम है जनरल स्टडीज 1, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज है। अब होता क्या है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको, कि आपने ना इन्वायरमेंट में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, लेट्स से आपने क्लाइमेट चेंज रिलेटेड you read about an initiative of Indian government regarding climate change. अब आप उसको ना मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो, आप उसे IR में यूज कर सकते हो, आप उसे ज्योग्राफी में यूज कर सकते हो, आप उसे इकोनॉमी में यूज कर सकते हो। तो कभी भी ना जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे या फॉर दैट मैटर किसी भी और सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, मेंस में यू कांट रिस्ट्रिक्ट दैट टू दैट सब्जेक्ट ओनली, कि मेरी जो इन्वायरमेंट की नॉलेज है वो मैं GS3 में जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आएंगे उधर ही यूज करूंगा या करूंगी, नहीं। यू कैन यूज दैट एनीवेयर वेयर एवर दैट नॉलेज फिट्स इन। तभी जब आप GS की, अगर आपने थोड़ा सा भी आंसर राइटिंग के ऊपर देखा है, डिस्कशन किया है, तो वहां पर एक बात की जाती है कि आपको ना आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है, बहुत सारी डायमेंशंस ऐड करनी है। एक अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपको उसके अगेंस्ट 5 से 6 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एंड दोज आर्ग्यूमेंट्स वुड ऑब्वियसली बी रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑल्सो, पॉलिटी ऑल्सो, एनवायरमेंट ऑल्सो, साइंस ऑल्सो, है ना। तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे हम GS3 में देखें कि मेंस के 3 से 40 नंबर है, बट दैट डजंट मीन कि इसकी नॉलेज हम वही यूज करेंगे, है ना। तो मेंस में भी इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली अगर आप 1000 मार्क्स देखते हो, 1000 मार्क्स के आपके टोटल GS4 है ना, 4 पेपर्स ऑफ GS कैरी 1000 मार्क्स का वेटेज, उसमें 30 to 40 मार्क्स इज नथिंग, बट इन्वायरमेंट की नॉलेज आपको बाकी GS के पेपर्स में हेल्प करेगी। एंड सेकेंडली, प्रीलिम्स में जो इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस है वो अनपैरेलल्ड है, और प्रीलिम्स की ना कहीं आई टीच इन्वायरमेंट राइट, बट मैं भी कहीं ना कहीं बच्चों को यही बोलती हूँ कि मेंस के लिए ना आपका प्रीलिम्स का इन्वायरमेंट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि मेंस में देन इट बॉइल्स डाउन टू आंसर राइटिंग, है ना। तो वो उधर ही फिट इन हो जाता है, जो हमने प्रीलिम्स में कंटेंट हम कवर करेंगे उधर से ही हमारे मेंस के आंसर्स भी निकल जाते हैं। हमें कुछ केस स्टडीज, कुछ जजमेंट्स, है ना, वो सब ऐड करना होता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी मच लिमिटेड, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड है। हैविंग सेड दैट, प्रीलिम्स के लिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आप प्रीलिम्स के लिए इसे इग्नोर नहीं करेंगे तो वही नॉलेज हम रेप्लीकेट मेंस में भी कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा ना एक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर मैंने आपसे बात करी है कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट, और क्यों इसे ना इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब थोड़ा सा ना इसके बारे में आई थिंक हम भी बहुत बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को आप इग्नोर मत करिए मत करिए, एंड थोड़ी बहुत डिस्कशन के कारण ना इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश हुआ है। But as students of sleepy classes, I really want you to clear this exam, and I really want you to not ignore this subject. आपको ना नहीं समझ में आ रहा, आप मुझसे पूछो। अगर मैं मना करूं तो फिर मैं कहती हूँ कि आप चाहे रिफंड लेके चले जाना, इफ आई डोंट गिव यू द आंसर्स, है ना। बट यू आस्क मी, कोई भी डाउट है ना, छोटे से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट, ये मत सोचो कि ये तो कितना बेसिक है, ये भी नहीं मुझे आता, आई डू इट माई सेल्फ, आई गूगल इट माई सेल्फ, आई सर्च दैट टॉपिक माई, नहीं, आस्क मी ना, यू पेड फॉर इट। सबसे बड़ी बात तो वही, आपने पैसे दिए हैं तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट। ओके, अब दूसरी चीज आती है कि इन्वायरमेंट को ना पढ़ना कैसे है, क्यों ये एक ना एब्सर्ड सब्जेक्ट माना जाता है, क्यों। जैसे ना एक बार मैं ना आपको इन्वायरमेंट का सिलेबस दिखाती हूँ बच्चे, एक सेकेंड। दिस इज अ सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। एक लाइन है, पर प्रीलिम्स का सिलेबस ऐसा ही है, हर एक सब्जेक्ट को लेकर प्रीलिम्स का सिलेबस ऐसा ही है। Environment ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization, ठीक है। This is prelims, and now let me move to the mains. This is mains: conservation, environmental pollution and degradation, and EIA. Now basis of this syllabus जो UPSC ने हमें दिया है, and on the basis of the PYQs,
देखो हमारे लिए एज समवन जो इन्वायरमेंट को पढ़ा रहे हैं फॉर दिस एग्जाम, फॉर द सो कॉल्ड एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, हमारे लिए नॉर्थ स्टार क्या है, हम कैसे अपना कंटेंट क्यूरेट करेंगे, या कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे अपना कंटेंट क्यूरेट करते हैं, दे एक्चुअली यूज द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज है हमारे लिए नॉर्थ स्टार, एंड दिस इज लाइक पीवाईक्यूज ऑफ द लास्ट 15 to 16 years एटलीस्ट। तो अब अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे और जो यूपीएससी ने सिलेबस मेंशन किया है, तो हम ना ये 7 कंपोनेंट्स में इन्वायरमेंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 7 कंपोनेंट्स में कौन से इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स। मैं 2 मिनट लूंगी, हर एक टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स में ना बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी आता है, राइट, components of ecosystem, abiotic, biotic, functions of ecosystem, terrestrial ecosystems, aquatic ecosystems, जिसमें आपके wetlands, रामसर साइट्स है ना, वो सब पॉइंट्स आएंगे, एंड ऑब्वियसली दी एसोसिएटेड करंट अफेयर्स। फिर हम जाते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट आप पढ़ते हो ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अभी लेटेस्ट आए हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक्स के बारे में सारा हम यहीं पढ़ते हैं। देन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको ना मैं बहुत ही ज्यादा एक जैसे आप कह लो ना डाइवर्स टॉपिक है। इसमें वी कवर एवरीथिंग फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन टू बायोफ्यूल्स टू एनर्जी एफिशिएंसी टू ईवीज, राइट। हर एक कंपोनेंट जो ऑब्वियसली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो है ही, जियोथर्मल एनर्जी भी अभी थोड़ा सा उसमें भी करंट में रहता है, तो ये सब तो रिन्यूएबल एनर्जी जो कन्वेंशनल है वो तो है ही। उसके अलावा ये वाले कंपोनेंट्स, मेथनॉल, बायोफ्यूल्स हम पढ़ते हैं, मेथनॉल हम नहीं पढ़ते, इसमें हम सब पढ़ेंगे। देन बायोडाइवर्सिटी, द क्विंटेसेंशियल स्पीशीज एंड द प्रोटेक्टेड एरियाज आर कवर्ड हियर। क्लाइमेट चेंज, कितना कुछ है ना, क्लाइमेट चेंज के बेसिक्स, उसमें से कभी कभी टर्म्स आ जाती है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन टर्म आई थी, राइट, बहुत सारी टर्म्स आती हैं उसमें से। देन द कन्वेंशंस, UNFCCC, देन द कॉप्स, देन योर इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर ना हम 3 जगह कवर करते हैं, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में और इन्वायरमेंट में। ज्योग्राफी में कवर होता है, जैसे राइस की हम बात कर रहे हैं, राइस या क्रॉप्स कैसे ग्रो करने हैं, है ना, कौन से कंडीशंस उनको चाहिए, दैट वुड बी कवर्ड इन ज्योग्राफी। इकोनॉमी वुड बी द इंपोर्ट एक्सपोर्ट dynamics, or any boat has been formed by the government, all of that, the production, the import and the export, वो वाले aspects हम पढ़ते हैं। कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ना, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और इकोनॉमी में ओवरलैप होता है। इन्वायरमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में लेट्स से हम पैडी की बात करें, राइस की बात करें, इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं कि अब उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। आप खड़ा हुआ पानी यूज करते हो पैडी को ग्रो करने के लिए, methane is produced, methane is the second most important greenhouse gas, then the stubble burning aspect, plus अगर हम देखें कि पैडी के ऑल्टरनेटिव इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेज क्या हो सकते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI बोलते हैं उसको, डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन, है ना, देन द सॉइल pH, ऑल दी एस्पेक्ट्स जहां पे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर का ओवरलैप होता है। बट दिस इज बियॉन्ड ज्योग्राफी एंड बियॉन्ड व्हाट यू रीड इन इकोनॉमी। एंड EIA इज अ वेरी वेरी मेन स्पेसिफिक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है 1 घंटे का, बट मेन स्पेसिफिक है। अब ये हमारे कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, इसमें दिस इज हाउ आई टीच। अब ना एक सवाल आप लोगों का हो सकता है कि हम एक्ट्स की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट एक्ट्स, वो कहाँ कवर होंगे, एक्ट्स हो गया, कन्वेंशंस हो गया, जहां पे ना टॉपिक है, जैसे अगर हमने करना है फॉरेस्ट राइट एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये हम कहाँ कवर करेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में, क्योंकि वहां पे हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। देन अगर हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, वो हम कहाँ कवर करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के साथ।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो हम कहाँ कवर करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो एक्ट्स ऐसे डिवाइडेड है, जहां पे उनसे पर्टेनिंग टॉपिक है उसके साथ वी कवर। देयर इज वन वेरी इलैबोरेट एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो हम एक डिफरेंटली कवर करते हैं, बट दैट इज कवर्ड इन द एंड व्हेन यू डू एवरीथिंग। देन सिमिलरली कन्वेंशंस, अगर आप UNFCCC की बात करोगे वो क्लाइमेट चेंज में कवर होगी, UNCCD की बात करोगे वो अगेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में कवर होगी, राइट। CBD की बात करोगे वो बायोडाइवर्सिटी में कवर होगी, राइट। जो आपकी बाजल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, मिनामाटा कन्वेंशन है वो हम वेस्ट मैनेजमेंट में कवर करते हैं, राइट। साइट्स और CMS अगेन वी कवर विद बायोडाइवर्सिटी, है ना। जब हमने बायोडाइवर्सिटी कर लिया तो साइट CMS का हम एक इलैबोरेट क्लास ले लेते हैं कि उनके कॉप कब हुए थे, कब होंगे, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, राइट, अलॉन्ग विद द टॉपिक्स। और अगर कुछ रह गया, कुछ नया आया था, तो हम लास्ट में एक मिसलेनियस टॉपिक्स कर सकते हैं उसमें डिस्कस, अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया था। बट दिस इज हाउ आई टीच द टॉपिक्स, है ना। ये कहीं ना कहीं इस पे बेस्ड है कि मेजॉरिटी जो टॉपिक्स है ना, जो सिमिलर टॉपिक्स है वो इंटरलिंक्ड हो, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना। ओके, उसके बाद आती है, ये तो हो गया ना कि ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट हमने डिस्कस किया कि क्यों इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट। ये ना आपको लगेगा कि हम ना बातें कर रहे हैं, है ना, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को भी, इवन वन स्टूडेंट ऑफ यू डाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, तो हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे इन दिनों के साथ जिसपे हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आप लोग और मैं सेम पेज में हैं कि हाँ इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, और मैंने ना आपको प्रूफ दिया है, आप खुद जाके सर्च कर लो, कोई भी पेपर उठा लो 2013 ऑनवर्ड्स प्री का, क्योंकि 2013 में फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो कंबाइन हो गया था। 2013 ऑनवर्ड्स आप कोई भी पेपर उठा लो, आपको 15 से कम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद अब हम आते हैं प्रिपेयर कैसे करना है ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अब ना जब हम इन्वायरमेंट प्रेपरेशन की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टैटिक, है ना। ये आपने सुना होगा कि स्टैटिक बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक पहले देखते हैं स्टैटिक क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर इस बार के पेपर में क्या हुआ, है ना, एंड हाउ टू गो अबाउट इट। स्टैटिक क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली आपको ना, आप जब भी पेपर सॉल्व करते हो किसी भी साल का प्रीलिम्स का, तो अगर हम पेपर का डिफिकल्टी देखें, वो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि इजी क्वेश्चंस कितने रहेंगे। जैसे ना इस साल का पेपर डिफिकल्ट था, अब मुझे तो नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, बट एज पर माई एक्सपीरियंस कट ऑफ शुड बी अराउंड 70, राइट। दैट मीन्स आपके ना 35 नेट क्वेश्चंस सही होने चाहिए, नेगेटिव वगैरह निकाल के, मुझे इतना ही लगता है। अब ना इसमें आप एक चीज देखोगे कि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ नीचे चली जाती है। 2016 में पेपर इजी था तो कट ऑफ 116 गई थी। दैट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज लाइक आपको नेट 58 क्वेश्चंस करेक्ट करने, ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। तो पहली तो चीज ये आप समझ लीजिए कि पेपर इजी या टफ आपके हाथ में नहीं है। इजी होगा कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, आपको भी सवाल आते होंगे, बाकियों को भी सवाल आते होंगे। पेपर टफ आएगा, कट ऑफ नीचे चली जाएगी, है ना। ये आई थिंक एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस। अब बात आती है कि कोई भी पेपर हो, इवन टफ पेपर भी अगर हो, तो ना आपको स्टैटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना यूपीएससी में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही रेयर है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है और आप देखते ही उसका आंसर मार्क कर दो एंड यू आर श्योर अबाउट इट, इट्स दैट ऑब्वियस। अब अगर इजी पेपर है तो वो 20 भी हो सकते हैं, अगर टफ पेपर है तो वो 5 भी हो सकते हैं, है ना, इतना फर्क है। बट अगेन इजी पेपर है तो 20 होंगे तो वो आप गलत नहीं कर सकते, वो आपने गलत किया तो आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर सकते। डिफिकल्ट पेपर है तो वो 5 ही है एंड यू कांट अगेन डू देम रॉन्ग, आप उनको गलत नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर आपको कट ऑफ के पार नहीं लेके जाएंगे। तो ये चीज है। अब ना इसमें इन क्वेश्चंस, जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, इनमें
स्टैटिक का रोल है ऑब्वियसली, आप जो भी पढ़ते हैं है ना, वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बट ना देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनको हम मीडियम रेंज में भी कहते हैं। अब 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे ना, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। इजी वुड बी जो आप एकदम से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके नोट्स में जो भी आपने पढ़ा है उसमें, एंड यू आर एबल टू सॉल्व देम। मीडियम का जब हम बात करते हैं ना, मीडियम होते हैं जहां पर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते, ये आपने गलत किया तो आप कट ऑफ शायद ना ही पार कर पाओ। मीडियम जितना आप सही करोगे उतना आपका चांसेस टू क्लियर द कट ऑफ बढ़ता ही जाएगा। अब मीडियम में मैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बात कर रही हूँ, वो नॉलेज का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं स्टैटिक से आता है। देखो लास्ट ईयर आई थिंक 2024 में वी सॉ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक। 2023 का पेपर बहुत एब्जर्व था, 2024 में हमने क्वेश्चंस देखे स्टैटिक से। और ना तभी अगर आप अक्रॉस टॉपर्स की बात करते हो ना, तो बहुत सारे टॉपर्स ये भी कहते हैं कि स्टैटिक में से आप स्टैटिक अच्छा कर लो, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब अभी तक क्या हो रहा था, स्टैटिक में से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें दिखते थे। इस साल थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाला जो मीडियम वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा बढ़ गया, इजी भी कम हो गए, ठीक है, और डिफिकल्ट, मीडियम और डिफिकल्ट बढ़ गए। डिफिकल्ट तो हमने करने ही नहीं है, वो तो छोड़ के ही आने हैं। ये जो मीडियम वाला है ना, इसमें लगती है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और आप नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे। और इन्वायरमेंट इज फुल ऑफ दोज बेसिक्स, इन्वायरमेंट इज फुल ऑफ द कॉन्सेप्ट। जितना आप उनको ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, उतनी ज्यादा इंटरलिंकेजेस बनेगी, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एंड दैट वुड हेल्प यू इन क्लियरिंग योर प्रीलिम्स। तो स्टैटिक का इंपॉर्टेंस अनपैरेलल्ड है आज भी, है ना, क्योंकि जो ये इजी वाले क्वेश्चंस है ये तो मेजॉरिटी जनता को आते होंगे मेजॉरिटी को। बट अगेन इसका सिर्फ इतना रोल है कि आप भी उस मेजॉरिटी का पार्ट हो, और आपको ये गलत नहीं करना है। गलत का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको आता नहीं होगा, गलत का मतलब पता है क्या होता है कि आपने ना गलती से लेट्स से ए की जगह बी मार्क कर दिया जल्दी जल्दी में, वैसे वाली गलती, या आपने ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको लगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बट पूछा हुआ था इनकरेक्ट, है ना, ऐसी सिली मिस्टेक्स कर दिया, तो वो नहीं करनी होती है। बट इजी वाले सबको आते होते हैं, मीडियम वालों में हमें मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर, और वो आता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक से डायरेक्ट है। अगर स्टैटिक से ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आ गए तो बहुत अच्छी बात है, तो सभी के लिए अच्छी बात है ना, आपके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन अगर स्टैटिक से लिमिट हो जाते हैं क्वेश्चंस और अप्लाइड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो भी आपको, जैसे इस साल के पेपर में ना मैंग्रोव्स का क्वेश्चन देखोगे, मैंग्रोव्स हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, है ना, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन पूछ लिया, है ना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, एप्लीकेशन पूछ लिया। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मैंग्रोव्स एंड यू आर कॉन्फिडेंट that you've read it and you've understood it, this question would have been attempted and attempted correctly by you. तो ये फर्क है। तो स्टैटिक तो देखो अनपैरेलल्ड है, तो स्टैटिक के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक के लिए देखो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप अपने ना क्लास के नोट्स, ठीक है, जो भी आपको पीडीएफ मिलता है उसे बार बार पढ़ो, क्लास सुनो, जो नहीं समझ में आता वो ऑब्वियसली आप मुझसे पूछोगे, बट उसके बाद ना इसको बार बार पढ़ो। एक बार आपने क्लास लगा लिया, आपने पीडीएफ भी पढ़ लिया, उसके बाद भी बार बार पढ़ो। जितना ज्यादा हम रिवाइज करते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा दिमाग इंटरलिंकेजेस बनाता है, and that helps in the long term retention. So the key is revision of these notes after obviously you've understood it. ठीक है, अब उसके बाद आता है दूसरा एस्पेक्ट करंट अफेयर्स का। अब करंट अफेयर्स में भी ना, जैसे देयर आर क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स जो कभी कभी हमारे स्टैटिक की नॉलेज से ही सॉल्व हो जाते हैं, है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि कोई ना आप पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब उसमें ना अभी रिसेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करने की बात की सरकार ने। अब ये क्या होता है, ये हमने स्टैटिक में पढ़ा हुआ है, राइट। उसके क्वेश्चन में लेट्स से एडवांटेजेस पूछ लिए गए, गिविंग यू एन एग्जांपल। अब आपने पढ़ा हुआ है, कहने को वो करंट में आ जाएगा कि
गवर्नमेंट ने ये रेकमेंड, नीति आयोग ने ये रेकमेंड किया, अब इसके क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेजेस तो आपने पढ़े हुए हैं अपने नोट्स में। कहने को वो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आपके स्टैटिक से भी वो रिवाइज हो रहा है, सॉरी सॉल्व हो रहा है। तो दैट इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि कभी कभी करंट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक वाले कंपोनेंट से भी हो जाते हैं, एंड देन देयर आर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द करंट कॉन्सेप्ट्स एंड करंट अफेयर्स का मर्जिंग होता है, एंड देन देयर आर सर्टेन फैक्चुअल थिंग्स, है ना। कि जैसे इस बार क्वेश्चन आया, फॉक्सटेल ऑर्किड इज द स्टेट फ्लावर ऑफ असम एंड अरुणाचल, है ना, वो फैक्चुअल है, वो या आपको आता है या नहीं आता, और अगर नहीं आता या आपको डाउट है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आओ। क्योंकि ना एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर 15 क्वेश्चंस आए हैं ना, आपको 7 से 8 ही आते होंगे इन दिस काइंड ऑफ पेपर दैट टुक प्लेस इन 2026, और इतने ही आपको सही करने हैं कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। इसके ऊपर अगर आपको कोई आता है बेसिस ऑफ दैट यू हैव रेड समथिंग, या बेसिस ऑफ कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है ना, उसके बेसिस पे आपका सॉल्व हो गया, तो वो 9 हो गए, गुड, परफेक्ट। बट एक रियलिस्टिक हमारे पास क्या असेसमेंट रहता है कि 7 से 8 ही आते होंगे। आप दुनिया भर के नोट्स पढ़ लो ना, तो भी आप इन्हें नहीं सॉल्व कर सकते कि 15 से 15 आते हैं, और वो हमने एम भी नहीं करना है। अगर हमारे शुरू से ही जिसे कहते हैं ना क्लियर है कि व्हाट आर वी एमिंग एट इन द पेपर दैट टुक प्लेस इन 2026, यही अगर 2016 का पेपर होता और उसमें लेट से 15 क्वेश्चंस आए तो आपके 12 भी सही हो जाते, क्योंकि वो इजी पेपर था। बट हाँ, 15 के 15 हो जाएंगे, वो मुश्किल है ना। आपके पास अगर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हो सकता है 2 आपको आती भी हो, 1 नहीं आती होगी, उसमें आप रिस्क ले सकते हो, बट आई थिंक आइडियली नहीं लेना चाहिए, गलत होने के चांसेस होते हैं, और फिर वो जो नेगेटिव है ना बहुत चुभता है आफ्टर यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। सो यू शुड ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। खैर वो डिस्कशन हम कभी और करेंगे। तो मेरा क्या पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, स्टैटिक पे बहुत बहुत काम करना है, स्टैटिक पे फेथ रखना है। अगर आप ना, जैसे इस बार के भी अगर हम पेपर देखते हैं, इन ऑल ह्यूमिलिटी 7 से 8 क्वेश्चन वर सॉल्वेबल फ्रॉम द नोट्स दैट आई क्यूरेटेड लास्ट ईयर, उनमें से सॉल्व हो रहे थे, है ना। उसके बियॉन्ड आपका अपना, आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है तो उससे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हो सकता है ना कोई नॉर्थ ईस्ट से हो, उसको पता हो फॉक्सटेल ऑर्किड के बारे में, तो उसने गेस कर लिया हो, है ना। तो इतना हम उस पे डिपेंडेंट होते हैं। बट हाँ, स्टैटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज भी इन दिस डिफिकल्ट पेपर ऑल्सो। और हो सकता है अगले साल आए ही बिल्कुल स्टैटिक, है ना, जो हम क्लास नोट से पूरा ही पेपर सॉल्व हो, जो कट ऑफ ही ऊपर चली जाए, है ना। तो हम स्टैटिक को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। और ना करंट अफेयर्स भी जो आप पढ़ते हैं, अगर आपका स्टैटिक का नॉलेज स्ट्रांग है ना, तो करंट अफेयर्स भी आपको समझ में आएंगे। ऑब्वियसली जो फैक्चुअल चीजें हैं वो तो आपको याद करनी है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। स्टैटिक में भी देयर आर सर्टेन फैक्चुअल थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट बियॉन्ड दैट, मेजॉरिटी ऑफ द करंट अफेयर्स, इफ यू हैव डन योर स्टैटिक वेल, दे वुड बी अंडरस्टूड बाय यू एंड दे वुड बी रिटेन्ड बाय यू। तो static again helps you in remembering the current affairs also, ये चीज है। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स की जंग नहीं है, वर्सेस नहीं है, दे आर टुगेदर। यू हैव टू बिल्ड योर फाउंडेशन ऑफ स्टैटिक, और उसके ऊपर आप फिर करंट अफेयर्स की बिल्डिंग करते रहो। देखो, हम अपने नोट्स में करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करते हैं। अब जैसे आपका जो है इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा एक बार, उसके बाद हमारे पास मंथली करंट अफेयर्स हैं, आप उनमें अपडेट करते रहिए अपने नोट्स को, है ना। तो ये है कि आपका ऐसा नहीं है कि हाँ, इवन एट स्लीपी क्लासेस इफ यू फॉलोइंग दीज नोट्स तो आपका करंट का ही छूटेगा। हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं सब्जेक्ट वाइज, तो वहां पे आपके करंट अफेयर्स भी कवर होते रहेंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो नए आते हैं, जो आपने नहीं कवर किए होते, उनके लिए आप अलग एक बुकलेट बना लो, या लेट्स से अगर वो किसी इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको इकोसिस्टम वाले पार्ट में जोड़ दो। अगर वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको कहीं और आप जोड़ सकते हो। लेट्स से कोई स्पीशीज से रिलेटेड है, एलिफेंट से रिलेटेड, जैसे अभी सेंसस आया था, तो आप एलिफेंट में उस एलिफेंट जहां भी आपने पढ़ा है वहां पर वो ऐड कर दो, है ना। तो ऐसे आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है करंट अफेयर्स। हो सकता है वो आपके ऑलरेडी स्टैटिक में हो जो करंट में हम कवर करें, बट हम उस महीने के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो उस तरह से आपके करंट अफेयर्स भी सॉर्टेड है। और हमेशा ही कंक्लूजन ये है कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो इकट्ठी ही होगी, ठीक है। हम अभी तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे मैंने क्लासेस में इंक्लूड किए हैं, उसके बाद आपके पास लाइव मंथली करंट अफेयर्स रहते हैं, राइट। सो दैट यू कैन डू। सो दिस वाज रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस, है ना,
एंड द डिबेट ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। सोर्सेज आई थिंक मैं अपने ही रिकमेंड करूंगी, बट अगर आपको और इलेबोरेट सोर्सेज चाहिए तो स्टैटिक के लिए आई थिंक, क्योंकि आप मेरे साथ एसोसिएटेड हो तो आपके पास नोट्स होंगे ही होंगे। देन एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी के लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, पहले 4 होते थे अब 3 रह गए हैं, बट दिस ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड हियर, है ना। तो आप ये बेधड़क ये नोट्स फॉलो कर सकते हो, बिकॉज अपडेटेड भी हैं। अगर आप लेट्स से शंकर पढ़ रहे हो या पीएमएफआईएस पढ़ रहे हो तो वो अपडेटेड नहीं होती है ना, तो ये एकदम अपडेटेड है। अगर हम बात करें दिस इज जून, तो मई 2026 तक ये अपडेटेड है ना। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए देखो न्यूज़पेपर्स है, द हिंदू करके ना एक इन्वायरमेंट का पेज आता है, साइंस का पेज आता है, उसमें इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स होते हैं द हिंदू में। वो जरूर पढ़ना है संडे को, अगर पढ़ सकते हो तो। नहीं भी पढ़ सकते तो हम तो अपने करंट अफेयर्स में उसे कवर करते हैं। बाकी खबरें आती हैं द हिंदू में, छोटी छोटी इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज आती रहती हैं। पीआईबी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, नीति आयोग, दिस वी फॉलो इन आवर करंट अफेयर्स, दिस वी कवर इन आवर करंट अफेयर्स। डाउन टू अर्थ मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन टू अर्थ मैगजीन पता है कैसे है कि ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ डाउन टू अर्थ कैसे है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ना बैक इन द डे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ग्रीन वॉशिंग। उससे पहले ना मैंने ये अपने, आप देखोगे उस जिस साल ये क्वेश्चन आया था ना, उससे पहले कि प्रीमिक्स में हमने ये कवर किया हो। उससे पहले कोई भी नहीं कवर करता था, अब तो सभी इंस्टीट्यूट्स कवर करते हैं, बट उससे पहले हमने ये कवर किया हो। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, वो भी वी हैड कवर्ड इन आवर टेस्ट, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें वो कवर किया था। द मिंट से मैंने वो आर्टिकल उठाया था और मैंने वो कवर किया था। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट ना एक बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है और इसके डाइवर्स करंट अफेयर्स लगेंगे ही, बट दैट वर्क इज बीइंग डन बाय मी, राइट। एंड देन सीपी के करंट अफेयर्स नोट, इसमें तो ये सब इनकम्पसिंग होगा। आप अगर पीआईबी में भी देखोगे ना, पीआईबी में भी एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के हमें प्रेस रिलीजेस पढ़ने हैं, देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हमें प्रेस रिलीजेस पढ़ने हैं पर्टेनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी अपडेट्स, राइट। देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के हमें पढ़ने हैं पर्टेनिंग टू मेटेरोलॉजी और एनवायरनमेंट, जहां पे भी वो मर्ज करता है उसके। तो हमें सारे प्रेस रिलीजेस एक बार देखने पड़ते हैं और उसके बाद जो रेलेवेंट होता है वी कम आउट विद दैट। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक टर्म निकाला था उसमें से रिवर रैंचिंग, है ना, तो वो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से लिया था। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो भी एनवायरमेंट रेलिवेंट टर्म्स होंगी वो हमें निकालनी पड़ती हैं, तो दिस इज अगेन अ टास्क। तो आई डोंट रिकमेंड ऑल ऑफ यू डूइंग दिस। आप मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स पे फोकस कर सकते हैं, जो भी आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें एनवायरमेंट रिलेटेड खबरें पढ़िए, उसके नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। रीड डाउन टू अर्थ मैगजीन एट विल, है ना, ऐसा नहीं कि करना ही करना और उसमें से नोट्स बनाने ही बनाने। रेलिवेंट हम अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में डालते ही हैं, है ना। तो दिस इज द रिसोर्सेज दैट सी फॉर स्टैटिक यू कैन यूज द सीपी क्लासेस के नोट्स एंड फॉर करंट यू कैन यूज सीपी सीए नोट्स जो मंथली आएंगे। उसके बाद आप खुद से ये पढ़ सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप 2027 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो मत करो। जो दिया हुआ है ना, जो आपको मिल रहा है उसी को बार बार करो, हैव फेथ इन दोस नोट्स एंड यू विल बी गुड, यू विल बी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली जो है रिसोर्सेज रहते हैं। उसके बाद ना एक सो लास्ट जो हमारा, सो अगेन आई एम कंक्लूडिंग कि द इम्पोर्टेंस आई थिंक इज क्लियर, द स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू जो इलेबोरेट स्ट्रैटेजी में मैं डिस्कस करती हूँ, बट द डिबेट अबाउट स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स आई थिंक शुड बी क्लियर टू यू कि स्टैटिक अपनी जगह है, करंट अफेयर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टैटिक। तो उसको वर्सेस नहीं लेना है कि मैं स्टैटिक करूं या मैं करंट अफेयर्स करूं या मैं सिर्फ स्टैटिक कर लूं, वो नहीं करना है। दोनों चीजें इकट्ठी चलनी चाहिए। एंड यू नो, जैसे बहुत सारे बच्चे ना मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम हमें करंट अफेयर्स कब के पढ़ने हैं। जैसे लेट्स से आप 2027 में मई में आप प्रीलिम्स देंगे, है ना, तो मैं ये बोलूंगी कि जनवरी ऑनवर्ड्स आप करंट अफेयर्स पढ़िए, बट लाइक आई सेड कि मई जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स, है ना। बट मैंने आपको बोला मई 2026 तक तो आपके जून के नोट्स ही अपडेटेड है ना। तो उसके बाद जो आप लेट्स से
जुलाई के आपके करंट अफेयर्स आएंगे, उसकी आप क्लासेस लगा लीजिए, अगस्त के लाए ना, तो आप जो करंट अफेयर्स के भी क्लासेस आपकी शुरू होंगी वो लगा लीजिए, बाकी उसको अपडेट करते रहिए अपने नोट्स में, बाकी आपके नोट्स आर अपडेटेड उस तरह से, है ना। तो यू डोंट हैव टू लुक फॉर करंट अफेयर्स के नोट्स फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। एक तो ये चीज है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि ना जब हम एनवायरनमेंट बैठ के पढ़ने लगते हैं ना, हमें बहुत सारे करंट अफेयर्स दिख जाते हैं, जैसे सो एंड सो स्पीशीज वाज डिस्कवर्ड हेयर, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो डिस्कवर होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो आप उनको पढ़ोगे कि दे वर स्पॉटेड इन अ न्यूअर प्लेस, है ना। जैसे टाइगर गुजरात में स्पॉट हुआ, टाइगर नहीं मिलता था वहां पे, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था गुजरात में। तो अब बहुत सारी ऐसी खबरें आएंगी, आपको ना डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो वो डिफ्रेंशिएशन बहुत जरूरी है, हमें सब नहीं पढ़ता है। वो कब तक आएगा? वंस यू डन विद योर एनवायरमेंट कोर्स, ठीक है। तो उसके बाद आपको आई थिंक डिफ्रेंसिएशन आना शुरू थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, बट हाँ, सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो यूपीएससी के ना फेवरेट है, वो भी मैं जैसे जैसे हम कोर्स में प्रोसीड करेंगे मैं आपको बताऊंगी। जैसे वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, है ना, इसी जो हम अभी करने वाले हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स, उसमें फंगस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें यूपीएससी ने प्रीलिम्स में अक्रॉस ईयर्स क्वेश्चन पूछा है, मशरूम्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, फंगस के ऊपर, लाइकेंस के ऊपर, ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू फंगस ओनली। तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, तो ओवर सर्टेन टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट, है ना। टाइगर, इस बार भी टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन आया, माधव टाइगर रिजर्व पे, तो टाइगर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत सालों से क्वेश्चन हमने नहीं देखा था, इस बार हमने देख लिया, तो दैट इज देयर, है ना। बट कौन से ये जो छोटे छोटे स्पीशीज हैं, छोटे प्रोटेक्टेड एरियाज वाले करंट अफेयर्स हैं, ये ना आप लीव इट टू द एंड ऑफ दिस कोर्स, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, बट हाँ, सारे नहीं करने हैं, सारे आप याद भी नहीं कर सकते हो, सारों का जो कहते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट भी बहुत कम है, दैट इज देयर। उसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि जो हमारा ना 2026 का प्री था, अब ना ऐसे इसको समझो कि ना हम हमेशा प्रीवियस ईयर को ना बेंचमार्क मान लेते हैं। तो 2016 में जैसे स्पीशीज में हम देखें तो कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस हमें दिखते हैं, तो हो सकता है इस बार 2027 में एक भी क्वेश्चन आए, हो सकता है इस बार और भी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए। तो पिछली बार जैसे हमें ना पिछली बार तक अंटिल 2025 वी यूज टू सी क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, दिस ईयर वी डिड नॉट। सो दैट डजंट मीन कि हम उस टॉपिक को इग्नोर कर दें और 2027 में एनवायरमेंटल पोल्यूशन करें ही ना। तो ये सबसे बड़ा डिससर्विस है जो हम खुद के साथ कर सकते हैं, हमें हर एक टॉपिक करना है, राइट। आपको ना मिलेंगे ऐसे लोग जो बोलेंगे अरे यार इस बार तो एनवायरमेंट पोल्यूशन से क्वेश्चन ही नहीं आया, छोड़ देते हैं उसको, बट ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा ही प्रिपेयर करना है। इट इज लाइक ना, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सी सैट, है ना। अब सी सैट नहीं करते बच्चे, 2023 में टफ आया था, सो 2024 में ना लॉट ऑफ पीपल वर आफ्टर सी सैट कि हमने सी सैट भी करना है, क्योंकि फेल हुए थे ना 2024 में, उन्होंने किया, पेपर वॉज डिसेंट, 25 में बहुत ही कम लोगों ने किया, 26 में फिर से सी सैट भूल गए, इस बार फिर पेपर टफ आ गया। बट अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, आपको सी सैट करना ही पड़ेगा, है ना। आप नहीं गेस कर सकते कि यूपीएससी किस और करवट लेगा, यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, और हम उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में अगर एक बेसिक टॉपिक लाइक सी सैट जो क्वालिफाइंग है वो नहीं करेंगे तो इट इज अपॉन अस, है ना, हम यूपीएससी को ब्लेम नहीं कर सकते। उसी तरह से जो टॉपिक्स अगर मैंने जो लिस्ट किए हैं वो सारे आपको करने हैं, आप ये नहीं कह सकते कि 2026 में क्वेश्चन नहीं पूछा था 2027 में भी नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दे माइट आस्क, दे माइट अगेन नॉट आस्क, और दे माइट आस्क, बट हम कैसे अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं क्वालिफाइंग प्रीलिम्स? इफ वी आर वेल प्रिपेयर्ड, तो हमारा वही कर्म है, ठीक है। दैट इज आर जॉब, दैट इज आर कर्म एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। उसके बाद यूपीएससी क्या पूछता है वो उनके ऊपर है, ठीक है। सो ये एक मतलब ना मैं आपको सिर्फ प्रिपेयर कर रही हूँ कि हमें ना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आगे बढ़ना है, राइट। और इट माइट साउंड अ लिटिल हार्श, बट देखो यूपीएससी प्रेपरेशन है हार्श, ना, ये आपको टेस्ट करेगी एवरी पॉइंट, एंड देर आर पीपल हु ब्रेक, देर आर पीपल हु कंटिन्यू, और जो कंटिन्यू करते रहते हैं वो कभी ना कभी क्लियर कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम ब्रॉडर स्ट्रैटेजी पे आए, सबसे देखो हमारा इंपॉर्टेंट जो है सिलेबस है, राइट।
अब हम कैसे तैयार करते हैं, हम ना कंटेंट पे फोकस करेंगे, हम अपने नोट्स कोशिश करेंगे कि हम अपने नोट्स को ही अपना सोर्स बनाएं। उसके बाद ना वंस यू आर डन विद द टॉपिक ऑफ द डे, जो भी उसने टॉपिक किया आपने वो कर लिया, वी विल बी डिस्कसिंग द PYQs ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस के ना मैं एंड में करवाती हूँ, जैसे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपका जब पूरा हो जाएगा तो एंड में हम मेंस के PYQs डिस्कस करते हैं, एक अलग से क्लास होगी आपकी फॉर दैट। तो PYQs प्री के 2011 ऑनवर्ड्स आप कर लीजिए, मेंस के 2013 ऑनवर्ड्स, क्योंकि तब पैटर्न चेंज हुआ था, 2013 में GS 1 2 3 4 आया। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स, है ना। तो PYQs ना एक तरह से हेल्प करते हैं प्री की प्रेपरेशन में, आपको बताएंगे कि किस तरह के MCQs UPSC बनाता है, किस तरह की ऑप्शंस होती है, एक तो वो चीज पता चलती है। उसके बाद ना UPSC लाइक ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसे करना है वो PYQs आपको बताते हैं, है ना। तो PYQ, सो कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, PYQs आर मोर इम्पोर्टेंट। देन आप अपने करंट अफेयर्स पे काम करते रहिए, आप जो हम मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे वो अपने नोट्स में ऐड करते रहिए, जहां जहां पे रेलिवेंट है, जहां जहां पे नहीं है वहां पे आप अलग से बना लीजिए, है ना। अगर कोई नया टॉपिक आ जाता है, लेट्स से जैसे अभी हिप्पोपोटामस है ना, वंतारा में हिप्पोपोटामस लाने की बात हो रही है। अब इंडिया में तो हिप्पोपोटामस मिलते ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है, बट क्योंकि वंतारा में उसको लाने की बात हो रही है तो हिप्पोपोटामस एक अलग ऐड हो जाएगा आपके टॉपिक्स में, करंट अफेयर जो आपके स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, जो स्टैटिक के नोट्स है उसमें हिप्पोपोटामस स्पीशीज ऐड हो जाए। अभी हम जो कवर करेंगे उसमें हम ऐड करेंगे, बट इसमें एग्जाम्पल दे रही हूँ, आगे ऐसे कुछ नया आता है तो। फिर आपको ना मैथ्स प्रैक्टिस करने हैं, जैसे ना जो भी मैं क्लास लूंगी उसमें ना लास्ट में मैं एक नेशनल पार्क जरूर डिस्कस करती हूँ, नेशनल पार्क और एक स्पीशीज, है ना। अब आप बोलोगे मैम हमने तो अभी शुरू किया है, हमें क्या पता नेशनल पार्क क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप उसकी 100% रिटेंशन रखो, मैं चाहती हूँ आपको ना थोड़ा थोड़ा मैं बताना शुरू कर दूं, ताकि आपके थोड़ा दिमाग में ना घुसना शुरू हो जाए। जैसे हम शुरू करते हैं लद्दाख से, लद्दाख में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, हेमिस, एंड इट इज नोन फॉर स्नो लेपर्ड्स। बस इतना अगर आप याद कर लो ना, तो भी इट जस्ट सेट्स द बॉल रोलिंग, राइट। तो एक तो वो चीज है, उसके बाद मैप्स, आपको मैप्स प्रैक्टिस करने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बड़ी बात नहीं है, टाइगर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट्स में देखो 100 रामसर साइट्स हैं, उनमें हम देखेंगे कैसे हमें करना है, स्टेट के नाम याद कर लो, मैप इतना डजंट मेक सेंस ना। नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एंड देन यू कंपेयर दीज साइट्स। जैसे इंडिया में 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो आप कंपेयर करो कि क्या कौन से नेशनल पार्क से वो एसोसिएटेड है, या बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से नेशनल पार्क, तो वो इंटरलिंकेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ना इस बार क्वेश्चन है माधव टाइगर रिजर्व में सख्य सागर रामसर साइट है, तो आपको पता होना चाहिए ना, तो इंटरलिंकेजेस से ये बनेंगे, एंड दैट इज वेयर द मैप्स कम इनटू पिक्चर। तो ये एक्सरसाइज ना आपको खुद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम करवाएं, लेकिन दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन एट योर ओन एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और लास्ट में देखो जो भी आप पढ़ रहे हो वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आपका ब्रेन रिटेन नहीं करता है। एंड रिविजन जो आज आपने पढ़ा उसका रिविजन या आज रात को या कल आप कर लो, क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं करोगे ना योर ब्रेन विल नॉट रिटेन। बट अगर आपने एक बार भी रिवीजन कर लिया ना, तो आपकी जो रिटेंशन है वो 60 to 70% हो जाती है। 2 बार रिवीजन कर लिया तो वो 80 पे चली जाती है, 3 बार कर लिया तो 90 पे चली जाती है ना। दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो वैसा ही है। वी कैन ओनली सकम टू इट, एंड वी कैन ओनली, जैसे हम कहते हैं ना, हम उसी पे विश्वास करके उसी को या उसको यूज कर सकते हैं। तो रिटेंशन के लिए हमें करना पड़ेगा रिवाइज। एंड लास्टली टेस्टिंग, टेस्टिंग जैसे हमारी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसके साथ यू कैन स्टार्ट विद दोस, एंड लेटर ऑन, है ना, वंस यू स्टार्टेड विद द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जब जनवरी आएगा अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप और इंस्टीट्यूट्स के भी टेस्ट दे सकते हैं, ताकि जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हाउ आर वी एबल टू परफॉर्म with respect to other tests, other institutes tests also. So that can happen later. But अभी I think आप sleepy classes के test के साथ
चल सकते हैं। सो दिस इज अ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी।